नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक अपराध निगाह में आता है और पुलिस जी जान से उसकी तहकीकात में जुट जाती है। एक के बाद एक संदिग्ध सामने आते हैं और एक लंबी फहरिस्त तैयार होती है और सबूतों और गुनाहों की बिना पर आरोपियों के चेहरे तय होते हैं। जरूरत है उनके पुख्ता होने की, वरना सबूतों और गवाहों के जरा कमजोर होने से अपराधी को सजा दिलाना मुश्किल हो जाता है और वकीलों के दांवपेच और चतुराई के कारण कई बार तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली का भी यही मानना है कि बेशक 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको मुंबई के एक ऐसे ही केस से रूबरू करवाने वाले हैं जहां पुलिस की तहकीकात में यह सामने आया कि 5 लड़के अपहरण और कत्ल के दोषी हैं। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पीड़ित का परिवार और मीडिया भी यही मानता है। लेकिन सबूतों के अभाव के कारण इन 5 को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जा सका। इस केस के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अपहरण और हत्या जैसे मामलों के दोषी भी अदालत में निर्दोष साबित हो जाते हैं। हेलो बॉस। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने जब मेरी माँ के फर्जी साइन किए थे, अगर बैंक में किसी को पता चल गया तो? पता तब चलेगा जब तू डरेगा। कॉन्फिडेंस दिखा, समझा? अच्छी शक्ल लेके जा उधर। कपड़े पे गुस्सा काहे को उतारता तू? कपड़े पे नहीं, अपनी किस्मत पे गुस्सा उतार रहा हूँ। तेरे को क्या लगता ऐसा गधा मजदूरी करके तेरा किस्मत पलट जाएगा? सोच अगर टाटा अंबानी तेरी जगह यही कर रहे होते तो आज किधर होते? अन्ना तू तो कढ़ाई कटाई सब जानता है, तो उसका इस्तेमाल करना सही जगह पे सही टाइम पे। क्या बोलता है? चलेगा? सुन, तू 10 मिनट इधर ही रुक, अपन आते हैं। हाँ ठीक है भाई। और ही गए ने सही माल हाथ लगाया आज। फटाफट इधर से निकल, चल। ये तो बहुत छोटा कांड था, तेरे को मालूम है? आज तक अपन ने जितने मर्डर किए ना, बड़ी सफाई से, और आज तक अपनी ना गंद तक नहीं सूंघी गई। तुमको इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए तो अपने गैंग के बॉस हो। क्या बोलते? Cheers! लेकिन बॉस सुनो ना, अब एक बड़ा हाथ मारते हैं ना। बड़ा हाथ मारने के लिए अपने को संगत भी बड़ा चाहिए ना, समझा? आप मुझे 1000 रुपए का दे दो। ये थैंक यू। हेलो रेहान, तू किधर है? हाँ मैं उधर ही है, गेम जोन पे। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय बाय। क्या बात है? क्या सफाई से मोबाइल मारा है तूने? बॉस आप ही से तो सीखा है। अच्छा, अगर एक गुनाह नजर से चूक जाए तो अपराधी की हिम्मत दुगनी हो जाती है, और यही हुआ था अरिंदम और उसके दोस्तों के साथ। पकड़े ना जाने ने मानो उनके अपराधी होने की गारंटी कर दी थी। उनके हौसले और उनकी आपराधिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। धोखाधड़ी, चोरी चकारी को ये पैसा कमाना कहने लगे थे।
पैसे के लिए कुछ भी करने पर आमादा थे। और शायद यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में भी ये मंझे हुए अपराधियों की तरह से पेश आ रहे थे और गुनाह के दलदल में जाने का कारण भी बेहद अफसोसजनक था। सिर्फ अपनी अय्याशी को जिंदा रखने के लिए ये अपराध पर अपराध करने को तैयार थे। हेलो, हाँ तुम लोग किधर हो? अरे नहीं आ सकता यार, अम्मी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। अरे सुमेश सुनना, तुम लोग गेम जोन के वहां पे ही हो ना? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। दोस्तों से मिलने जाना है, थोड़े पैसे चाहिए। ले ले पर्स में से जितने चाहिए। थैंक यू अबू। अबू, और वो मैं गाड़ी लेके जाऊं? मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ गेम जोन तक ही जाना है। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा पक्का, प्लीज। जा। थैंक यू अबू। कितने लूं? जितने की जरूरत है ले ले। अब्बू, अम्मी रूम से मुझे यहाँ की कॉल कर रही है। तो मैं उसको फोन उठा नहीं रहा हूं ना, तू फिक्र मत कर, तू जा, मैं देख लाऊं। बाय अब्बू। अपन बोलता है ना, अपन को किधर जाने की जरूरत नहीं है, सारे शिकार अपने को इधर ही मिलने वाले हैं। आपकी सही है। हाँ ये ले, तू बना लिस्ट बना बॉस। हाँ वो विवेकानंदा का नाम भी अपने लिस्ट में डाल दो ना। बड़ा माल है क्या बॉस? सुमित, ये दोनों कौन है? सुनीता दुग्गल अपनी कस्टमर है बॉस, बहुत बड़ा माल है। अच्छा डाल दो ना। हाँ, और ये सुमित, मगर बॉस इसके पास सेकंड हैंड कार है, कोई फायदा नहीं। अपन इधर उधर के लोगों का लिस्ट क्यों बना रहे हैं? कुबेर का खजाना तो अपने सामने ही घूम रहा है। मतलब समझा नहीं। मतलब ये, हाँ वो देख, कुबेर का खजाना। परफेक्ट बॉस, है ना? अपना हीरा हीरो लाल, इसके बारे में अपन लोगों ने तो एकदम सोचा ही नहीं है। ये लिस्ट में तो अपनी नंबर 1 पे होने को मांगता है। हाँ? तो डाल दो 1 नंबर पे इसका नाम। हाँ परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है। हीरो हीरो लाल है। हाय, कैसा है रे? कैसा है? मस्त। क्या बात है, तेरा फेस तो बड़ा ब्लश कर रहा है और मुंह से हाय हाय है। गर्लफ्रेंड का सीन है क्या? है? अबे ओए, ये शर्मा क्यों रहा है? कौन है वो सोशल साइट वाली? हाँ, उससे ही तो मिलने जा रहा हूँ। क्या बात है?
अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, मैं उससे मिल के आता अरे तेरी गर्लफ्रेंड अब बन गई है, हम लोग को कम से कम पार्टी तो दे। हाँ? क्या बोलता है? हाँ? पार्टी तो बनती है यार। तू आएगा इधर, हम लोग तेरा वेट करेंगे। बोल। आता हूँ, मिलने दे पहले। चल चल। क्या बोलता है? हाँ? कैचे? यकीन मानो, मैं सब ठीक कर लूंगा। एक मिनट, बेटा बोलो। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। आदिल, क्या हुआ आदिल? आदिल बोलो, बोलो क्या हुआ? अब हर बात की फिक्रमंद हो रही होगी ना, और तुम भी उसे हर बात बता रहे होगे। मुझे पता है, मुझसे झूठ बोल के उससे मिलने गए थे, अपनी गलती की माफी मांगने गए होगे ना, रूठी होगी तो मनाना तो पड़ेगा ही। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मैं समझा था। गलतफहमी? मैंने तुम्हें और उसे अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा है, और तुम मुझे कह रहे हो मुझे गलतफहमी हुई? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ऐसे करते हुए? मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूं, तुम्हारे वजह से अस्पताल गई, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आदिल, ये औरत तुम्हें कभी नहीं समझेगी, पर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते। तेरे बेटे को हमने अगवा कर लिया है, उसे अगर वापस देखना चाहता है तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। क्या बाबा? कौन रख? अम्मी, हम बाहर क्यों आए? कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देती ना। अभी तबीयत थोड़ी ठीक है, चलूंगी फिरूंगी तो अच्छा लगेगा। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा बोलो। पैसे का इंतजाम किया? कौन बोल रहा है? ये क्या वाहियात मजाक है? रिहान को फोन दो। देख, रिहान अब तक तो ठीक है, पर अगर 2 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ ना तो खराब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले पैसे का इंतजाम कर। एक मिनट। मैं कैसे मान लूं कि रिहान तुम्हारे पास है? बात कराओ मेरी उससे, बात कराओ। हेलो हेलो। किसका फोन था? किस पे चिल्ला रहे थे? क्या हुआ अब्बू? उठ रहे, अपने बाप से बात कर। हेलो हेलो। हाँ बेटा। हेलो अब्बू, अब्बू मैं रिहान हेलो। ठीक तो हो ना तुम? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें किडनैप किया लोगों ने। अब्बू बेटा कहाँ हो तुम? हेलो। क्या हुआ रिहान को? बताइए कहाँ है रिहान? वो रिहान को किसी ने किडनैप किया है। अम्मी। जब पहली बार आपके पास रैंसम कॉल आया तब क्यों नहीं आया आप हमारे पास? सर एक्चुअली फोन रेहान के फोन से आया था, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। फिर दोबारा जब रेहान के फोन से फोन आया तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कॉल बैक करने की कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कॉलर ने 2 करोड़ रुपए कब और कहाँ लाने के लिए कहा आपसे? जगह तो नहीं बताई सर, सिर्फ पैसे तैयार रखने के लिए बोला है। रेहान निकला कितने बजे था घर से? तकरीबन 8 बजे निकला होगा। उसके दोस्त गेम जोन में उसका इंतजार कर रहे थे, उन्हीं से मिलने गया था। उसके बाद उससे कोई बात हुई? हाँ उसके बाद हुई ना। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। रेहान गया कैसे था?
मेरी गाड़ी लेके गया था। मतलब आपकी कार लेके गया हो? रेहान की उम्र 16 साल है और आपने उसे कार ड्राइव करके ले जाने दिया। आप जानते हैं ये एक तरह का क्राइम है। इतनी लापरवाही कर कैसे सकते हैं आप? सॉरी सर। अच्छा बाय द वे, रेहान पैसे कितने लेके गया था? कितने लूं? जितने की जरूरत है ले ले। वो पता नहीं कितने लेके गया। मतलब आपको इतना तो पता होगा कि आपके पर्स में कितने पैसे थे? एग्जैक्टली पता नहीं सर, तो काफी सारे थे। मतलब रेहान अगर आधे पैसे भी लेकर गया तो भी उसके पास काफी पैसे रहे होंगे। उसके दोस्तों के बारे में बताइए, शायद उनसे कुछ पता चले उसके बारे में। वो सर, उसके दोस्तों को मैं जानता नहीं। एक आध दूसरा वो नाम है उसका, वो अरिंदम अय्यर, और एक है वो सोमेश घटक। ये 2 दोस्त है। कदम सर, रेहान का फोन सर्वेलेंस पे डालो। उसके कॉल रिकॉर्ड से सोमेश और अरिंदम इसका नंबर और एड्रेस पता करो, और रेहान जो गाड़ी लेके गया उसका नंबर वायरलेस कर दो। ठीक है सर। ये रेहान अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जाने के अलावा और क्या क्या करता है? वही जो आजकल के बच्चे करते हैं, वो लैपटॉप लेके सोशल साइट पे बिजी रहता है। रेहान का लैपटॉप चाहिए होगा हमें। सर ये देखिए, कल शाम को 7:45 को रेहान इसी सोशल साइट पर किसी परी नाम की लड़की के साथ चैट कर रहा था, और उन दोनों ने रात को 9 बजे जुहू मॉल पर मिलने को डिसाइड किया था। सर ये जो लड़की है परी, वो रेहान से इस सोशल साइट पर करीब 1 महीने पहले मिली थी, और हमेशा मिलने को सर यही इंसिस्ट किया करती थी। सर इनफैक्ट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज कि उसने ना ही अपना कोई फोटो या ना ही अपना कोई नंबर शेयर किया था। आप किसी परी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं सर। हो सकता है रेहान रात में इसी परी नाम की लड़की से मिलने मॉल में गया होगा। ये परी के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करो। श्योर सर। सर ये मैसेज जुहू ईस्ट में साइबर कैफे के कंप्यूटर से आया है। आदिल साहब, सेकेंड टाइम आपको जब भी रैंसम कॉल आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। कदम, साइबर कैफे चलने की तैयारी करो। कल शाम 7 बजे के आसपास कोई परी नाम की लड़की आपके कैफे में आई थी? नहीं सर, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई, और वैसी भी लड़कियां आती है तो 6 के पहले ही आती है। कल तो कोई लड़की आई नहीं थी। अब चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। चेक कराइए। सर कल के डेट में टोटल एंट्री तो 70 लोगों की है, लेकिन इनमें से कोई लड़की नहीं है सर। इसका मतलब कोई लड़का लड़की बन के रेहान से चैट कर रहा था। सर अगर आप कहें तो इन सबसे पूछताछ करें। उसका कोई फायदा नहीं। अक्सर देखा गया है लोग अपना आईडी के तौर पे गलत नाम और एड्रेस ही लिखते हैं। वैसे भी आजकल लड़के लड़की बनकर ही लड़कों से चैट कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं उन्हें। साल 2008 तक सोशल साइट्स पर नकली अकाउंट बनाकर बेवकूफ बनाने का खूब चलन था। साइबर कैफे भी अच्छी खासी तादाद में थे, और तब तक साइबर कैफेज में कस्टमर की फोटो आईडी लेने का कानून भी नहीं बना था। सिर्फ अपना नंबर और नाम देकर साइबर कैफे को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती थी, और इसी कारण से साइबर कैफे के जरिए क्राइम रेट बढ़ रहा था। बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखकर सरकार ने साइबर कैफे में इंटरनेट के इस्तेमाल पर कड़े कानून बनाए, जिनका पालन करना साइबर कैफे के मालिक और ग्राहक दोनों के लिए बहुत जरूरी था। अब सरकारी तौर पर मान्य पहचान पत्र के बिना साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी हो गया है, और अब ऐसी जगहों पर तो सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य है। ये एक कोशिश है साइबर क्राइम पर नजर रखने की, उसे रोकने की। सीसीटीवी भी नहीं है वहां पर। सर, रेहान के पिता ने जो 2 दोस्तों का नाम बताया था, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों का पता चल गया है। जो अरिंदम है वो जुहू में रहता है, और सोमेश कांदिवली में रहता है। कदम सर, इन दोनों से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके पास रोको। अरे सुनो, यहाँ आसपास कोई प्रसाद मिस्त्री रहता है क्या? बस बस बस। प्रसाद मिस्त्री का घर यही है? हाँ। हाँ सर बोलिए। अरिंदम कहाँ है? अरिंदम? हाँ हाँ अरिंदम। सर
अरिंदम तो यहाँ पे नहीं रहता। 1.5 साल पहले वो यहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता था, तभी हमारे घर में पेइंग गेस्ट था। लेकिन अभी वो कहाँ पे रहता है मुझे कुछ पता नहीं। बल्कि सर हम खुद परेशान हैं उससे। परेशान क्यों? सर रोज बैंक के आदमी हमारे घर के चक्कर काटते हैं, पता नहीं उसने किस किस बैंक से लोन लेके रखा था। रेहान अपहरण केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। आदिल खान जो कि मुंबई की अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपहरणकर्ताओं ने उनसे रेहान की जान की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। पुलिस का मानना है कि इस केस में परी नाम की लड़की का हाथ हो सकता है, क्योंकि रेहान 8 अगस्त की रात को रात 8 बजे परी नाम की लड़की से मिलने के लिए ही घर से बाहर निकला था, जो कि वापस नहीं लौटा है। पुलिस की तहकीकात जारी है, जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद है। सुमेश घटक यहीं रहता है? जी यही सुमेश है। क्यों, क्या हुआ? सुमेश, रेहान कहाँ है? सब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने भी अभी न्यूज़ में देखा कि वो किडनैप हो गया है। कल रात रेहान तुम्हारे साथ था? हाँ सर, हम सब फ्रेंड्स का जू मॉल के गेम जोन में मिले थे, फिर वहाँ से साथ में ही निकले, और जब 10:30 बजे उसने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना है तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए। ये सुमेश कल रात कितने बजे घर आया था? सर सुमेश कल रात में 11 बजे घर आ चुका था, क्योंकि 11 बजे के बाद बाहर जाना उसका अलाउ नहीं है, और सुबह उसकी म्यूजिक क्लास होती है। और सुमेश से रेहान के बारे में सुना है, काफी अच्छा लड़का था वो। उसी रेहान की किडनैपिंग के बारे में बात करने आए हैं आपसे। कल रात रेहान कितने बजे आया था मॉल में? सर 8:30 के आसपास आया था। तो तुम्हारे अलावा किसी और से भी मिला था मॉल में? हाँ सर, वो 9 बजे किसी लड़की को मिलने गया था। तुम लोग भी मिले थे उससे? वो अकेले ही मिलने गया था और आधे घंटे में वापस आ गया था। वापस आकर उसने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, वो बोल रहा था कि कोई सोशल साइट पे उसकी कोई दोस्त बनी है, उसी को मिलने गया था। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल गए सर। हम सब मतलब? सर रियान को मिलाकर हम 6 लोग थे, और 10:30 बजे जब रियान ने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना है तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए। अपने उन बाकी 4 दोस्तों के नंबर और एड्रेस तो होंगे ही तुम्हारे पास? सर दोस्त से तो होंगे ही ना, अभी देता हूँ। उन चारों के फोटोग्राफ्स भी होंगे तुम्हारे पास? यस सर। कड़े सर डिटेल्स ले लो उनसे। ओके सर। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। ठीक है। सर ये किडनैपिंग न्यूज आदिल ने ही मीडिया को दी होगी। आदिल साहब, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकते हैं? इतनी बड़ी खबर आपने मीडिया में लीक कर दी। जरा सा भी एहसास है आपको इससे आपके बेटे की जान को कितना खतरा हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर, मीडिया को मैंने नहीं आप लोगों ने बताया है, और उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बेटे की किडनैपिंग की खबर इस पुलिस स्टेशन से बाहर गई कैसे? मीडिया को किसने खबर की है? जवाब दो मुझे। किसे शौक चढ़ रहा है मीडिया में पब्लिसिटी पाने का? जवाब दो। किसी को भी जरा सा भी एहसास है कि इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है? कदम सर, पता करो ये खबर किसने लीक की है। मैं खुद उसके सस्पेंशन ऑर्डर लेके आऊंगा। ओके सर। आदिल साहब, हो सकता है मीडिया आपके पास है, आप प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा। सुमित और अरिंदम कल रात 11 बजे घर पे आ गए थे। आपका बेटा काम क्या करता है? साहब ये टेलर है, इसकी मालवनी में खुद की दुकान है। अच्छा, तो टेलरिंग शॉप से इतनी कमाई हो जाती है कि वो रोज किसी महंगी जगह जाके उड़ा सके? सर वो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, आपस में सब मैनेज कर लेते हैं, हिसाब नहीं करते आपस में। मैं तो काफ़ी दिन से इधर ही इनके यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, ये लोग पैसे भी नहीं मांगे मुझसे। इन्होंने कभी पैसे मांगे नहीं या तुमने कभी दिए नहीं? तुम्हारे पीछे तो कितने लोग पड़े हैं, कितने बैंक वाले तुमसे पैसे मांग रहे हैं, दिए क्या उनके? साहब मैंने बैंक से लोन लिया था एक प्राइवेट बिजनेस के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। मैं वापस कर देगा साहब, एक बड़े ऑफिस में मेरा जॉब लगने वाला है, 1-2 महीने में सब लौटा देगा। साहब एक रिक्वेस्ट था बस आपसे, अब रेहान हम दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, वेरी हेल्पफुल बॉय, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उसको ढूंढ दो साहब। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों इस शहर से बाहर जाने की गलती मत करना। चलो सर, सुमेश ने जिन 4 दोस्तों के नंबर दिए थे उनमें से 3 से बात हो गई है, और तीनों का यही कहना है कि वो 10:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन सर चौथे दोस्त खिमेश शाह से अभी तक बात नहीं हो पाई है।
उससे बात क्यों नहीं हो पाई अब तक? सर दरअसल वो आज सुबह ही देवलाली निकल गया है, लेकिन उसके घर वालों से मेरी बात हुई है सर, और उनका भी यही कहना है कि वो 10:30 से 11 बजे तक वो अपने घर आ गया था। लेकिन सर इस इंक्वायरी में एक अजीब सी बात सामने आई है कि इन 5 दोस्तों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। सर एक टेलर है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, एक कबाब एडवर्टाइजिंग में काम करता है, एक कबाब फिल्मों में गाने लिखता है, और एक हिमेश शाह जो कि ऑटो रिक्शा चलाता है। सर 5 का बैकग्राउंड बिल्कुल मैच नहीं करता, अलग अलग है, लेकिन 5 दोस्त हैं, और इन 5 का कहना है कि वो 10 बजे साथ में मॉल से निकल गए थे। कदम मॉल में सीसीटीवी होगा, तुमने वहां चेक किया? सर दरअसल मॉल अभी नया बना है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह अवेलेबल नहीं है। कदम रेहान अपने घर से 8 बजे निकलता है मॉल के लिए, और मॉल में वो 8:30 बजे पहुंचता है, यानी कि मॉल से और घर के रास्ते में वो कहीं नहीं रुका, और 9 बजे वो परी नाम की लड़की से मिलता है, जिससे मिलने के बाद 9:30 बजे वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है। लेकिन सर साइबर कैफे में तो हमने चेक किया था, वहां पर किसी लड़की की एंट्री तो थी ही नहीं। हो सकता है कदम के रेहान किसी साइबर क्राइम का शिकार हो गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की बनके रेहान से चैट कर रहा हो। रेहान जब 9 बजे परी से मिलने गया, हो सकता है उसे जब यह पता चला हो कि वो लड़की नहीं लड़का है, रेहान को गुस्सा आया हो, और अपने दोस्तों से अलग होने के बाद वो वापस उसके पास गया हो गुस्से में, और उसी ने उसका किडनैप किया हो। इन 5 लोगों के अलावा रेहान का कोई दोस्त नहीं था, कि रेहान इन्हीं लोगों से मिलने गेम जोन जाता था। अच्छा एक बात बताओ, क्या रेहान की कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर, किसी लड़की से बात करते हुए मैंने नहीं देखा। रेहान सिर्फ इन्हीं 5 लोगों से मिलने जाता था। हाँ, मगर गेम जोन में जाने के बाद उसका कोई नया दोस्त बना हो तो पता नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका नया दोस्त गेम जोन में ही बना होगा? सर क्योंकि इसके 5 दोस्त गेम जोन में ही बने थे। कदम सर, इन 5 दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है हमें मॉल में गेम जोन में दोबारा जाना होगा। देखते हैं इन 5 दोस्तों के अलावा उसका कोई नया दोस्त वहां बना था या नहीं। ठीक है सर। सुनो, ये इस लड़के को पहचानते हो? हाँ सर, मैंने इसे कई बार देखा है यहाँ पर। अरे सुनो, हाँ इस लड़के को पहचानते हो? हाँ, ये तो रेहान है। क्या हुआ सर? चलो मेरे साथ। 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान इस मॉल से निकला था, तब से लेकर अब तक गायब है। किसी ने इसे किडनैप कर लिया है। सर जब मैं कल देर रात को यहाँ पे आया था तो रेहान अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था। सर इन 5 दोस्तों की लोकेशन 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान की लोकेशन से मैच करती है। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि उसी रात 10:30 बजे इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ हुआ है। कदम, इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब इन सबकी प्लानिंग थी। उठा लाओ 5 को। जी आप? अरे क्या? अरे सब कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? इसका बैंड बजाने ले जा रहे हैं, और तेरा भी बजाएंगे। तूने पुलिस से झूठ बोला ना कि कल 11 बजे ये घर पे आ गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। जल्दी ले चल इसको। सर हमने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने। चल अंदर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। कसम खा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता है हमें। रेहान की किडनैपिंग में तुम लोगों की ही प्लानिंग थी। अब ये बताओ कि प्लानिंग चल कब से रही थी? बोलो। पूछताछ में पता चला कि रेहान की हत्या हो चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग परी को नफरत भरे मैसेजेस भेज रहे थे, जिससे तंग आकर परी ने अपने अकाउंट पर लिखा कि वो कातिल नहीं है, और अगर उसे मानसिक वेदना दी गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। और बाद में परी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। पुलिस परी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, और वहीं 10 अगस्त 2008 को रेहान के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने उसके सारे वीडियोज और फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए। तमाम बाधाओं के बावजूद पुलिस ने इन 5 से काफी कुछ उगलवा लिया था। सबूतों, गवाहों और इनके बयान के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। पुलिस को पूरा यकीन था कि सबूतों और गवाहों के आधार पर वो इन 5 को दोषी साबित करेगी और सजा भी दिलवा पाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या सबूत और गवाह इस निर्मम हत्या को साबित कर पाए? सुनवाई अपने आखिरी चरण में थी, और इस बहुचर्चित केस के फैसले का
सबको इंतजार था। इंस्पेक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि रेहान का खून इन पांचों ने किया है? बोलो, कहां है रेहान? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। देखो, यहां अगर सच बोल दोगे तो हो सकता है तुम लोगों की सजा कुछ कम हो जाए, वरना सबूतों और गवाहों के आधार पे कोर्ट में तो यह साबित हो ही जाएगा कि रेहान की किडनैपिंग में तुम ही लोगों का हाथ है। फिर किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। बोलो, रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग तुम ही लोगों की थी ना? तुम ही लोगों ने रेहान के फादर को रैंसम के लिए कॉल किया था। क्या किया रेहान के साथ? कहां है वो? बोलो। सर, मार दिया उसे। मार दिया उसे? हाँ, मिला है गर्लफ्रेंड से? हाँ। अरे वो सब छोड़, लड़की कैसी लगी? ए सुमेश, ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलते। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होता है ना। मुंबई का भाई कौन? मुंबई का डॉट कौन? डेड बॉडी कहां है उसकी? माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। रवीश, रेहान खान की बॉडी तुमने पुलिस को दिखाई थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेहान खान की बॉडी कहां है। सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती जीप में डालकर लेकर गए थे। सर, ये कौन सी जगह है सर? अब कहां लेके जा रहे मुझे? चल सर, सर, यही है ना रेहान की लाश? हाँ बोल। पंचनामा तैयार करो। अभियुक्त रवीश कारिया हमें रेहान की लाश तक खुद लेकर आया और उसकी शिनाख्त की। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा ये रवीश कारिया कह रहा है। हमें सब पता है तुम लोगों ने रेहान की किडनैपिंग का प्लान गेम जोन में बैठ के किया था और तुम सब जानबूझकर रेहान के साथ मॉल से निकले थे। तू बॉस है ना इनका? चल तू ही बता, उस दिन रात 10:30 बजे तुम लोगों ने एक साथ मोबाइल स्विच ऑफ किया था, उसके बाद क्या हुआ? रेहान हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए तैयार हो गया था और रेहान अपने पापा को फोन करके बता दिया। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर रास्ते में से सुमेश नींद का दवा ले लिया था और बियर में मिलाकर देशमुख रोड तक आते आते रेहान बेहोश हो गया था। फिर अगली सुबह मैं रेहान के पापा को फ़ोन किया, वो दूसरी बार रेहान से बात करने के लिए बोले। फिर हम लोग को रेहान को होश में लाना पड़ा और उसके डैडी से बात भी कराए। इतने में सुमेश आके हम लोगों को बताया कि रेहान की किडनैपिंग का न्यूज़ टीवी चैनल पे आ रहा है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया साहब, कोई और दूसरा रास्ता दिखा नहीं। मैं सुमेश को बोला रस्सी लाने के लिए और सर, उसके बाद ये पांचों हमें मर्डर स्पॉट पर लेके गए और ये रवीश कारिया सबसे पहले रेहान खान की बॉडी के पास यही हमें लेके गया था। पटेल, पंचनामा लिखो। अभियुक्त रवीश कारिया और उसके बाकी के 4 दोस्त रेहान खान की लाश तक हमें लेके आए और इन पांचों ने रेहान खान की लाश की शिनाख्त की। रेहान की गाड़ी और कपड़े कहां हैं? सर, रेहान खान बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, हम लोग कभी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर से पुलिस वालों ने उल्टा हमें जबरदस्ती मारा और स्टेटमेंट पे साइन करवाया। आप अपना जुर्म कबूल कर ले। आप जो बोलेगा हम लोग करेंगे। काड़े, स्टेटमेंट लिखो। अभियुक्तों ने रेहान की किडनैपिंग और हत्या में अपना हाथ कबूला है। दस्तखत लो सबके। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सर, ना हमने किसी को डराया है, ना धमकाया है और ना ही किसी से जबरदस्ती सिग्नेचर कराए हैं, बल्कि इन पांचों ने रेहान खान की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। इसका गवाह है हमारे पास। गवाह को पेश किया जाए। आरोपियों के बयान में एक अहम बात सामने आई
कि जब मीडिया ने रेहान के किडनैपिंग की खबर चलाई तो इन पांचों ने पकड़े जाने के डर से रेहान का कत्ल कर दिया। मीडिया के टीआरपी के लालच ने एक मासूम की जान ले ली। सवाल मीडिया पर भी है कि वो जिम्मेदारी को व्यापार ना बनाएं, बल्कि संवेदनशील तरीके से ऐसे संगीन मामलों की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ऐसे में अपराधी सचेत हो जाता है और अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। तुमने इन पांचों को कब और कहां रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग करते हुए सुना? सर 8 अगस्त को जुहू मॉल के गेम जोन में ये लोग वहीं थे, तब मैं भी वहां गेम खेल रहा था। मैं क्या बोलता है, ये रेहान को ना किडनैप कर लेते, बहुत पैसे हैं इसके बाप के पास। हाँ, मैं बोलता ये काम ना अपन आज के आज निपटा देते। फिर 10 अगस्त को जब मैंने गेम जोन में पुलिस को इंक्वायरी करते देखा तो मुझे लगा कि रेहान का सच में किडनैप हो गया है। जब तुमने इनकी किडनैपिंग का प्लान सुना तब वक्त क्या हुआ होगा? तकरीबन 9:30 बजे होंगे, क्योंकि मैं 8:30 बजे गेम जोन गया था और 15-15 मिनट के 4-5 गेम खेल चुका था। गेम जोन जैसी जगह पे 9:30 बजे तो बहुत भीड़ होती है, ऊपर से उस दिन शनिवार भी था, तो ज्यादा भीड़, ज्यादा शोर शराबा होगा नहीं? हाँ सर, क्राउड और शोर तो था। अच्छा, जहाँ तुम खड़े थे उसके बीच कितनी फीट की दूरी थी? 5 फीट की होगी। और उस 5 फीट की दूरी में तुम्हारे साथ बीच में भी काफी लोग होंगे जो जाहिर है आपस में बात कर रहे होंगे, तो तुमको उनकी कुछ बातें याद है? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ उनकी बातें सुन रहे थे। और अगर रेहान की किडनैपिंग के बारे में तुम्हें पता चल गया था तो रेहान को जाके क्यों नहीं बताया? मतलब तुमने तय कर लिया था कि पुलिस पहुंचने के बाद तुम बताओगे। सर मुझे नहीं लगा कि ये रेहान। मैं बताता हूं तुम्हें क्या लगा। गवाही देकर तुम लाइमलाइट में आना चाहते थे। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसकी गवाही पर बिल्कुल भी विश्वास न किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मर्डर स्पॉट जहां इन पांचों ने रेहान खान की डेड बॉडी को फेंका था, उस जगह का एक विटनेस है हमारे पास जिसने इन पांचों को रेहान के साथ देखा था। दीपेश नाम है उसका। अगले गवाह को पेश किया जाए। आपका नाम दीपेश नाग है? जी। इंस्पेक्टर, ये आई विटनेस आपको कहां मिले? बैठिए, बताइए क्या बताना चाहते हैं। सर ये रेहान खान वाली न्यूज मैंने आज ही अखबार में पढ़ी है। देशमुख रोड पे इस लड़के को 8 अगस्त की रात, उस रात मैंने 4-5 लोगों के साथ देखा था। चलो उन पांचों को ले आओ। ध्यान से देखिए इन पांचों को। क्या ये वही लड़के हैं? हाँ सर, यही थे। आपने इन्हें ही मौका वारदात पर देखा था? हाँ सर, यही थे वो लोग। अच्छा, जहां आपने देखा था वहां लाइट थी? नहीं सर, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, फिर भी अंधेरे में कैसे पहचान लिया? सर मैं मोटर बाइक पे था। ये लोग उसे झाड़ियों की तरफ लेके जा रहे थे। तुमने रेहान की लाश देखी थी? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, वहां कितने लड़के थे? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं, वो थोड़ा मेरे दोस्त ने थोड़ा ड्रिंक ज्यादा कर ली थी तो बस उल्टी करवा रहे। चार, शायद 5। नहीं सर, 4 थे। ठीक से सोच के बताइए, 4, 5 या 6? नहीं सर, 5 थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा ये बताइए, किस रात की बात थी ये? 8 अगस्त की रात थी। 8 अगस्त। पर आपके बयान में तो आपने 9 अगस्त 1:30 बजे लिखा है, जिस दिन आप लेट ऑफिस से घर पहुंच रहे थे। वो इसलिए सर कि रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल जाते हैं। तो फिर यह भी कंफ्यूजन हो सकता है, जिस लड़के को तुमने बेहोश देखा वो रेहान नहीं कोई और हो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। डिफेंस लॉयर एग्जैक्टली साबित क्या करना चाह रहे हैं कि वो रेहान नहीं था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साफ कह रहा है कि रेहान के शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई थी और वो नींद की गोलियां आरोपी सोमेश घटक ने मिलाई थी। ऐसा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके सिग्नेचर्स भी है। माय लॉर्ड, मैं साबित कर सकता हूं कि नींद की गोलियां खुद रेहान ने अपने शराब में मिलाकर पी थी।
मैं रेहान के पिता आदिल खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर आदिल खान, कोर्ट को बताइए 8 अगस्त से 4 दिन पहले आपके घर में क्या हुआ था, और यह भी कोर्ट को बताइए कि आप और आपके बीवी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी। सुहाना, माय लॉर्ड, इनकी पहली पत्नी, जिससे अब इनको तलाक मिल चुका है, किडनैपिंग के वारदात तक इनके साथ रही। उन्होंने इन्हें अपने रिश्तेदार के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद इनकी वाइफ ने स्लीपिंग विद ली और अपनी जान लेनी चाहिए, और फिर बाद में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील किया। माय लॉर्ड, ये इनकी बीवी की डिवोर्स पिटीशन है, जो अखबार में भी छपी है। माय लॉर्ड, ये सब देखकर ये लगता है कि रेहान एक डिस्टर्ब चाइल्ड था। माँ बाप का उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए ज्यादातर वक्त वो सोशल मीडिया और गेम जोन में बिताता था। घर के हालात से परेशान होकर एक दिन उसने खुद शराब में नींद की गोलियां मिलाई और अपनी जान लेने की कोशिश की। सड़क पर बेहोश हालत में एक राहगीर ने उसे लूटने के बहाने उसकी हत्या कर दी। माय लॉर्ड, कोई भी राहगीर रास्ते में पड़े बेहोश इंसान के लिए रस्सी क्यों खरीदेगा, जबकि रेहान की हत्या रस्सी से गला घोट कर की गई थी? इस बात को साबित करने के लिए कोई गवाह है तुम्हारे पास? यस माय लॉर्ड। गवाह को पेश किया जाए। ये रस्सी आपके दुकान से खरीदी थी? जी। किसने खरीदी थी? मजबूत है भाई, चाहिए तो हाथी पर भी खींच सकती है। हाँ ठीक है, दे दो। कितने का है? 150 रुपए की आएगी भाई। ये लो। आप दुकान में कहाँ पर बैठते हैं? जी, कैश काउंटर पे। कैश काउंटर से कस्टमर्स को देखते हैं कि गले को भी देखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा, ये बताइए, अंदाजन दिन भर में कितने कस्टमर्स आपके दुकान में आते हैं? तकरीबन 200-250 आते हैं। और उनमें से आदमी और महिलाएं कितनी होती हैं? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, फिर भी आधे आधे आते हैं। तो उन आधे आधे में से आपको ये चेहरा याद है? जी बिल्कुल याद है। वो ब्राउन टी शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। अच्छा, मतलब 200-250 लोगों के चेहरे आपको याद है। तो बताइए, किसने क्या खरीदा था और किसने क्या नहीं खरीदा था? जी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। स्टेट वर्सेस अरिंदम एंड अदर्स के केस में पुलिस द्वारा पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकारी वकील अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए। इसलिए अदालत अरिंदम अय्यर, सोमेश, रवीश, खीमेश और सुमित काले को बाइज्जत बरी करती है और यह हुक्म देती है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस बहुचर्चित केस में ये पांचों इसलिए निर्दोष साबित हुए क्योंकि सरकारी वकील अदालत में इन पांचों के खिलाफ कत्ल और अपहरण के केस को साबित नहीं कर पाए। लेकिन रेहान के पिता आदिल खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ उन्होंने भी निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। रेहान खान के इस केस से हम सभी माता पिता सबक लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपने काम में मसरूफ रहें, लेकिन थोड़ा वक्त अपने बच्चों को जरूर दें। इस बात का ध्यान रखें कि वो किसे अपना दोस्त बना रहे हैं, किन चीजों को अपना वक्त दे रहे हैं। कहीं कोई गलत दिशा उन्हें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन राहों पर वो आगे चल रहे हैं और आपसे ज्यादा जिन्हें अपना हमदर्द समझ रहे हैं, वो उन राहों पर उन्हें आपसे दूर ले जाएं। अपने बच्चों के दोस्त बने, उनकी छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करें, उनके दोस्तों को जानें और अगर कहीं भी कुछ संदिग्ध नजर आए तो बच्चों को समझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का एक केस राजधानी दिल्ली में घटी एक हैरान कर देने वाली घटना से जुड़ा है, जो कि 16 अक्टूबर 2015 को दिन दहाड़े घटी और जिसने दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। एक एटीएम वैन, नोटों से भरे संदूक, एक फरार ड्राइवर, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस की 36 टीम्स खंगाल रही थी पूरी दिल्ली को, क्योंकि लूट एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 22 करोड़ की थी। ए कोमल, अरे उठोगी? अरे हमारा तौलिया कहाँ है? इतना अच्छा सपना देख रहे थे, तौलिया तौलिया बोलकर हमने पूरा सपना बिगाड़ दिया। जाइए तौलिया लेकर आते हैं। जल्दी से लेके आओ, हमको निकलना है, लेट हो रहा है हमको। कोमल, है कोमल। अरे का हुआ? ये लीजिए तौलिया। अरे तुम हमारा ब्रश बाल रंगने में इस्तेमाल की? ये देखो तो कितना काला लगा हुआ है। हाँ, इस्तेमाल किए ताकि तुम अपने लिए नया ब्रश ले लो। अरे देखो जरा, पूरा का पूरा गंजा हो गया और साल भर से रगड़ रहे हो। अरे कहाँ गंजा हुआ है? अभी तो इतना बाल बाकी है, इसे तो हम 2-3 महीने और निकाल लेते। 20 रुपए का ब्रश नहीं खरीद सकते तो ब्रश करने का जरूरत क्या है? ऊपर वाले ने 10-10 उंगली दिया है ना, उसी से दांत रगड़ लिया कीजिए। अरे अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना, ये तो किसी काम का रहा नहीं। अरे रुमझुम, ये देख, मस्त पेन है ना? हाँ। अरे भैया कितने बार पूछोगे? अरे कबीर, इतना महंगा पेन कहाँ से लाया तुम? वो अम्मा दिलाई। अम्मा दिलाई? झूठ बोलता है? नहीं। चोरी की स्कूल में? नहीं। अरे जब वो बोल रहा है कि अम्मा दिलाई है तो काहे के लिए उसको चोर बोल रहे हैं? अरे लेकिन इतना महंगा पेन तुम दिलवाई कहाँ से? पता है 50 से 55 का होगा ये। जानते हैं निवेश जी, हम भी घर का काम करते हैं और इतना कमा लेते हैं कि बच्चों को कुछ दिला पाए, और उनका जी मारने का ना हमारा जरा भी इच्छा नहीं करता है। कालकाजी में 15 लाख, साकेत में 17, लाजपत में 25, नारायणा में 75। ओके चौधरी। यस सर। ये आज का लिस्ट है, कौन सा एटीएम में कितना पैसा डालने का उसका। इसको स्कैन करके जेनिथ एजेंसी को ईमेल करो। कमल, ये पकड़ आज की लिस्ट। 50 एटीएम है, 29 करोड़ भरना है। पता है ना कैसे करना है?
अरे प्रदीप, निमेश, चाय खत्म करो, जल्दी आओ। चलो यार 10 बज गए, तुम लोगों को भी चाय इसी टाइम पीनी होती है। अच्छा सुनो, आ गए तुम लोग? अच्छा, गन लोडेड है ना? और सुनो, लॉक लगा के रखना, ठीक है? चलो निकलो। अच्छा प्रदीप सुन, तेरे साथ आज ड्राइवर निमेश रहेगा। अच्छा, लेकिन रूट कौन सा है आपने? रूट कोई भी हो, लेकिन तेरी वैन में कैश ज़्यादा होगा, ठीक है? चलो फटाफट करो, चलो चंदन जल्दी आओ, चलो निमेश, प्रदीप, चलो फटाफट निकालो। चंदन तू से निकाल जल्दी, चलो राजेश निकालो, पीछे से निकालो। हेलो नारायण सर, गुड मॉर्निंग। कैश रेडी? काउंटिंग हो रहा है, आप पेटी अंदर मंगवा लो। ओके। पूरा 29 करोड़ है, यहाँ पे साइन करो। और ये आज का पासवर्ड है, इसको याद करो अच्छे से। याद हो गया। चलो निमेश। क्या हुआ, सही से लॉक किया है ना? हाँ सर, हो गया। चल चल फटाफट चल। क्या हुआ प्रदीप, ठीक से किया ना लॉक? सुन प्रदीप, हेलो, चंदन गाड़ी रोक, तू निकल। हाँ जी नारायण सर, बोलिए। सचिन ये क्या है सब? क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। तेरे कैश वैन का गार्ड प्रदीप वो रोहिणी ब्रांच पहुंचा है। वो बोल रहा है जो वैन रोहिणी ब्रांच के एटीएम में पैसा फिल करने को जाने वाला था, उसका ड्राइवर निमेश वो वैन के साथ गायब हो गया है। क्या गायब हो गया मतलब? तू एजेंसी का मैनेजर है ना, तेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? हाँ, तेरा गार्ड उधर क्या स्टोरी बना रहा है? अरे सर, मेरी एजेंसी के सारे लोग ईमानदार हैं। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको। तू कॉल बैक करते रहते, मैं पुलिस को फोन करते। अरे आप सर चिंता मत करो, जल्दबाजी मत करो। आपके बैंक के पैसों की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है, आप चिंता न करो। सचिन तेरे को जो करना है ना जल्दी कर, तेरे को मालूम है ना वैन में कितना करोड़ रुपए है। टेंशन मत लो सर, मैं कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ सर।
सोलंकी DLXX ट्रैक कर, जल्दी पता कर वैन खड़े है। और तू निमेश को फोन कर जल्दी। जी। हाँ सचिन भाई। हाँ हेमंत सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर फोन नहीं मिल रहा, आउट ऑफ कवरेज है। अरे तो दोबारा ट्राई करना। हिम्मत होल्ड कर। जी सचिन भाई। जल्दी कर। वैन रिठाला हाईवे के पास है सर। सर मैं सचिन चौधरी, जैनी सिक्योरिटी एजेंसी से। मैंने आपको कॉल किया था सर। यही वो वैन है जो कैश फिल करने के लिए निकली थी सर, पर ये वैन तो है पर ड्राइवर और कैश दोनों गायब है। ये राइफल किसकी है? सर ये वैन के गनमैन प्रदीप मिश्रा की है। वैन का ड्राइवर गायब है तो गनमैन प्रदीप मिश्रा कहाँ है? सर वो तो रोहिणी के LNC बैंक में है। उसी ने बताया कि ड्राइवर वैन लेके गायब हो गया। तो हमने GPS के थ्रू पता किया तो वैन तो यहाँ थी पर कैश और ड्राइवर गायब था। वैन के ड्राइवर की सारी डिटेल मुझे दो। सर जी उसका नाम निमेश है, जहांगीरपुरी में रहता है। और सर मैंने अपने ऑफिस से उसके सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं। सर 1 मिनट सर, ये उसका फ़ोटो। और इसका मोबाइल नंबर? सर 9760955555। पर सर इसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। अच्छा वैन में कैश कितना था? 10 करोड़ था सर। सर हम और निमेश पांडे करीब 12 बजे के आसपास राजेंद्र नगर से निकले थे। ये कैश वैन लेकर के हम लोग को यहीं रोहिणी ब्रांच में आना था, लेकिन करीब पौने 2 बजे के आसपास जब मंगोलपुरी पहुंचे तो हमको बहुत जोर से पेशाब लगा। तो हम निमेश को बोले गाड़ी रोकने के लिए। ये निमेश गाड़ी रोकने यार। क्या हुआ रे? अरे बहुत जोर का पेशाब लगा है, ब्लैडर फट जाएगा यार। सर जैसे ही हम पेशाब करके लौटे तो देखे गाड़ी वहाँ था ही नहीं। फिर हमने निमेश को फ़ोन किए। हम फ़ोन किए तो बोला कि वो नो एंट्री में खड़ा किया था गाड़ी, तो हवलदार आकर के वहाँ से भगा दिया। तो वो यू टर्न मार करके फिर वापस आ रहा है, लेकिन सर वो आया ही नहीं। फिर उसका फ़ोन भी बंद बता रहा था। फिर हम भाग के ब्रांच में आए और मैनेजर सर को सब घटना बताए। तू तो उस वैन का गनमैन था, फिर तूने उस ड्राइवर के भरोसे वो वैन ही नहीं बल्कि अपनी राइफल भी छोड़ दी, क्यों? सर पेशाबे इतना जोर से लगा था कि क्या बताएं, बुद्धि मर गई थी हमारी। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि निमेश पर गाड़ी लेके भाग जाएगा। सोचे नहीं थे? हाँ या भी सोच सोच के बोल रहा है? नहीं सर सही बता रहे हैं हम तो उसको बहुत ही ईमानदार समझते हैं। सर कोई भी गार्ड अपना ही राइफल ऐसा कैसा वैन में छोड़ सकता है? और मुझे तो ये जानकर हैरान नहीं हुआ कि वैन में खाली ड्राइवर और गार्ड था, वैन का कस्टोडियन हेमंत नहीं, जबकि हर कैश वैन में कस्टोडियन का होना कंपलसरी है। लेकिन एजेंसी के मैनेजर ने तो हमको इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर जब मैंने उसको फ़ोन किया उसको ये तक नहीं मालूम था कि उसका ड्राइवर निमेश वैन के साथ गायब है। क्या गायब हो गया मतलब? सर आई थिंक ये 10 करोड़ गायब करने में ये ड्राइवर निमेश के अलावा एजेंसी का मैनेजर सचिन, कस्टोडियन हेमंत और वो गार्ड प्रदीप तीनों इन्वॉल्व है सर। जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन जो दिल्ली नॉर्थ जोन में LNC बैंक के ATM सेंटर्स में कैश भरने के लिए निकली थी, वो संदिग्ध अवस्था में दिल्ली के रिठाला इलाके में पाई गई और जिसमें मौजूद कैश के ट्रंक्स गायब थे और वैन के ड्राइवर निमेश पांडे को कैश के साथ फरार माना जा रहा था। लेकिन निमेश पांडे वाकई इस लूट का अपराधी था या फिर वो पीड़ित था, ये सामने आना भी बाकी था। लेकिन LNC बैंक की करोड़ों रुपए की लूट ने दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था और तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन ACP अरुण राय को सौंप दी गई। मुझे अपडेट करते रहना। क्या स्टेटस है? सर रिठाला के आसपास पूछताछ से तो कोई क्लू नहीं मिला और वो ड्राइवर निमेश पांडे, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है? सर कॉल रिकॉर्ड कुछ देर में आने वाले हैं। पुलिस लूटे गए पैसों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी और निमेश पांडे की तलाश में पुलिस की एक टीम उसके जहांगीरपुरी के एड्रेस पर रवाना कर दी गई।
त्यागी, इतनी बड़ी लूट में सिर्फ अकेले ड्राइवर का हाथ नहीं हो सकता। एलएनसी बैंक के मैनेजर नारायण मूर्ति का शक सही है। सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर, कस्टोडियन और गनमैन, ये तीनों मिले हुए हैं। इन तीनों को थाने लेके आओ। बैंक्स अपनी एटीएम मशीन्स में पैसा भरने के लिए और अपने बैंक की दूसरी ब्रांचेस में पैसा पहुंचाने के लिए कैश मैनेजमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करते हैं, और इन एजेंसीज की यह जिम्मेवारी होती है कि वो बैंक के पैसे को सेफली उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाएं। हर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कैशवैन के ड्राइवर के साथ एक गनमैन और एक कस्टोडियन नियुक्त किया जाता है, और इस तरह की कैशवैन में कस्टोडियन वो शख्स होता है जिसके पास कैश डिस्ट्रीब्यूशन की सारी डिटेल्स होती हैं, और उसके पास एटीएम मशीन का वो पासवर्ड भी होता है जिसके द्वारा वो एटीएम मशीन में पैसा भरता है। लेकिन ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का कस्टोडियन हेमंत चावला उस वैन में नहीं था जिसका ड्राइवर निमेश पांडे कैश के साथ गायब बताया जा रहा था। और अब इस लूट के मामले में ड्राइवर निमेश पांडे ही नहीं बल्कि गनमैन प्रदीप मिश्रा, कस्टोडियन हेमंत चावला और ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन चौधरी भी शक के दायरे में थे। बहुत सोच के प्लानिंग की थी। ये पेशाब का आइडिया था किसका? निमेश का? नहीं साहब, सही बता रहे हैं, सच में पेशाब ही लगा था हमको। इतना मारूंगा ना कि तेरा पेशाब यहीं निकल जाएगा। बोल कहाँ है निमेश? साहब सही बता रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हम तुझे भी नहीं पता निमेश का? तुझे नहीं पता तो किसको पता है? जल्दी बता, वो 10 करोड़ रुपए कहाँ ठिकाने लगाए तूने? सर यकीन कीजिए, मेरा इस कांड में कोई हाथ नहीं। तू तो उस वैन का कस्टोडियन था, तू वैन में क्यों नहीं था? सर जल्दी बोल, जल्दी बोल। अगर बैंक का 1 रुपया भी इधर से उधर हुआ ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मानता हूँ सर, मैं उस वैन का कस्टोडियन था, पर सर उसके साथ साथ मैं बाकी 2 वैन का भी कस्टोडियन था। अब सर मैं सारी वैन में एक साथ तो नहीं हो सकता ना सर। तू 3 वैन का कस्टोडियन, पागल समझा क्या तूने? एक्चुअली सर हमारी एजेंसी में कस्टोडियन कम है, हमें अंडर स्टाफ काम करना पड़ता है। मैंने सचिन को कई बार बोला सर, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि इस बार मैनेज कर लो, जल्दी पूरा स्टाफ रख देंगे। सर जी आप मेरी बात का यकीन ना करोगे सर, पर मैं और कस्टोडियन रखने के लिए मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार था सर, पर सर कोई भरोसे का आदमी मिल नहीं रहा था। झूठ मत बोल, तेरी प्लानिंग है ये, और प्रदीप और हेमंत तेरी पढ़ाई भाषा बोल रहे हैं। अरे सर जी आप एक बात बताइए मुझे, मैं ऐसा काम करके अपनी एजेंसी को क्यों बदनाम करूं? शुरुआती पूछताछ में सचिन, प्रदीप और हेमंत इस लूट में अपनी भूमिका से इनकार कर रहे थे, और इसी दौरान पुलिस को निमेश पांडे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। बोलो गौतमी। सर ये निमेश पांडे बस जहांगीरपुरी वाले एड्रेस पे नहीं रहता जो एजेंसी वालों ने हमें दिया था, और वो 2 महीने पहले ही यहाँ से घर खाली कर चुका था। यानी कि 10 करोड़ लूटने की प्लानिंग भी 2 महीने से चल रही थी। आस पड़ोस से कुछ निमेश के बारे में पता चला? सर हम पूछताछ कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आस पड़ोस वाले ज्यादा कुछ नहीं जानते निमेश के बारे में। मुझे तो ये ज़ेनिथ एजेंसी का मैनेजर ही धांधलेबाज लगता है इन सभी की मिली भगत। हो सकता है सर, लेकिन निमेश के डॉक्यूमेंट्स पर उसका नेटिव एड्रेस यूपी के बलिया का है। गौतमी एक काम करो, तुम यूपी में फौरन बलिया पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो फौरन एक टीम निमेश पांडे के एड्रेस पे भेजे। तब तक मैं यूपी के डीजीपी से बात करता हूँ। ओके सर। निमेश की तलाश में दिल्ली पुलिस ने तुरंत यूपी की बलिया पुलिस से कांटेक्ट किया। लूट हुए 3 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे। प्रदीप, सचिन और हेमंत के बयानों से कोई क्लू नहीं मिला था, और ना ही किसी और जरिए से लूटे गए कैश और निमेश पांडे का कोई क्लू मिला था। मन न पता था कि ये निमेश जहांगीरपुरी में नहीं बल्कि कहीं और रह रहा था। सर मैं मानता हूँ कि उसे काम पे मैंने रखा था, लेकिन उसे जो रिकमेंड किया था ना वो हमारे कस्टोडियन हेमंत ने किया था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता था कि निमेश ने जहांगीरपुरी वाला घर खाली कर दिया था। निमेश को अपने एजेंसी पे तूने ही काम पे लगाया था ना? हाँ सर लगवाया था, सर इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। मुश्किल सिंह। यस सर। इसे ऐसे याद नहीं आएगा, अच्छी तरह से तोड़ाई करो इसकी। सर मेरी बात। मैनेजर साहब चलो इतना ही बता दो, इस 10 करोड़ की लूट में तुम्हारा कितना हिस्सा है? सर कुछ था ही नहीं सर, मैं कैसे कहूँ अब आपको। इतना तो याद होगा कि निमेश पहले काम कहाँ करता था? अल्फा कैश एजेंसी में सर मैंने उसे 3 महीने पहले काम पे रखा था, पर सर मैंने कभी सोचा ना था कि वो ऐसा कांड करके भाग जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। मैनेजर साहब किसने किसको फंसाया, किसकी प्लानिंग थी, ये ज्यादा टाइम तक पचा नहीं पाओगे इस बात को। इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के एक दूसरे ड्राइवर चंदन सिंह का एक बयान सामने आया।
सर मुझे नहीं लगता कि ये सब में निमेश का कोई हाथ भी होगा, और वो बहुत सीधा आदमी है। लेकिन वैन लेकर गायब तो वही हुआ है। अच्छा क्या लगता है तुम्हें, उसको ये सब करवाने में हेमंत का हाथ है या फिर सचिन का? सर अभी ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है, आज सुबह मैंने निमेश और प्रदीप को साथ में बात करते हुए सुना था। प्रदीप, तुम्हारे घर गृहस्थी की जो कहानी है ना, यहाँ काम करने वाले हर एक आदमी की कहानी है। साला 12 घंटे का ड्यूटी करो, फिर 2 घंटा बस का धक्का मुक्की, साला उसके बाद भी चैन का नींद नहीं मिले तो साला धिक्कार है जिंदगी पे यार। अरे प्रदीप, निमेश तो साला कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। साहब अब क्या पता, प्रदीप ने निमेश के कान भरे हैं या कहानी कुछ और ही है। सर हमने निमेश के कपड़े चेक किए हैं, उसमें ये टीटीसी का टिकट मिला हुआ है। टीटीसी में पता करो ये टिकट किस बस की है। जी सर। हाँ ओके सर। साबू तो निमेश से हम हमेशा दुख दर्द बांटते रहते हैं, सब लूट वूट का कोई योजना नहीं बनाए थे साहब हम। योजना नहीं बनाई थी, अपनी राइफल ऐसे ही भूल गया वैन में, अचानक ऐसे ही पेशाब लग गया तुझे। सीधी तरह से बता निमेश और वो 10 करोड़ रुपया है कहां पर? साहब सही बता रहे हैं, हमको नहीं पता साहब। साहब हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि निमेश ये सब कांड करके भाग गया है। साहब वो तो बहुत ईमानदार और पूजा पाठ करने वाला आदमी था। साहब बिना पूजा पाठ के हुए गाड़ी तक स्टार्ट नहीं करता था। साहब हो सकता है कि निमेश वो कस्टडियन हेमंत जी के कहने पे ये सब किया हो। क्या कहा था हेमंत ने निमेश से? अरे भाई कह रहा हूं ना, थोड़ा मैनेज कर ले, 2-4 दिन में स्टाफ में और लोग भर्ती कर लूंगा मैं। अरे क्या मैनेज कर लो, हमेशा आप यही बोलते हैं, जानते हैं ना कितना टेंशन का काम है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो फंसूंगा तो मैं ही। ओ भाई तू ज्यादा राम कहानी ना सुना मेरे को अपनी, कह रहा हूं ना मैनेज कर ले तो कर ले। मैनेज कर ले साला, एक दिन ऐसा मैनेज करूँ ना कि छक्के छूट जाएंगे। नहीं सर, वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। मुझे लगता है कि ये कांड प्रदीप ने किया है, उसे जबरदस्ती मुझे फंसा रहा है। सर ये तो ऊपर वाला जानता है कि ये वो कांड हिम्मत ने कराया, प्रदीप ने। मैं इतना जानता हूँ सर कि मैंने ना कराया, आप मने जान दो सर। आइए सर, मैंने कैश वैन की ये जीपीएस हिस्ट्री चेक करी है सर। ये वैन रोहिणी से रिठाला इस स्ट्रेट रूट से रिठाला नहीं पहुंची है, बल्कि इसने मंगोलपुरी से पूटकला वाला रास्ता लिया है। सर ये मंगोलपुरी वही एरिया है जिसके बारे में प्रदीप ने हमें बताया था कि वो वहां टॉयलेट करने के लिए रुका था। त्यागी, अगर ये वैन मंगोलपुरी से पूटकला इस रूट से पहुंची जी, तो फिर पूटकला से रिठाला किस रूट से होती हुई पहुंची है? सर ये वैन पूटकला से कंजावला की तरफ गई, वहां 12 मिनट रुकी, फिर बवाना और राजीव विहार होते हुए रिठाला पहुंची। त्यागी, अगर ये वैन कंझावला में 12 मिनट के लिए रुकी है तो पक्की बात है कि वैन में से कैश की पेटियां यहीं निकाली गई। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक अकेला ड्राइवर 12 मिनट में इतनी सारी पेटियां कैसे बदल सकता है? सर वैन से कैश गायब था, लेकिन गनमैन प्रदीप की गन वहीं मौजूद थी। सर ये भी हो सकता है कि उनके पास और भी कई तरह के हथियार हैं, इसलिए वो गन वहीं छोड़कर चले गए। कहानी कुछ भी हो सकती है त्यागी। ये भी हो सकता है कि निमेश कंझावला का ही रहने वाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो आदमी निमेश के साथ में है वो प्रदीप, सचिन, हेमंत इन तीनों को जानते हो। ये इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अपनी एक टीम अल्फा एजेंसी भी भेजो, जहाँ निमेश पहले काम किया करता रहा। हो सकता है अल्फा एजेंसी में काम करने वाले निमेश के पुराने साथियों का भी इसमें कोई हाथ हो। ओके सर। एलएनसी बैंक के करोड़ों रुपए की लूट में जेनेट एजेंसी के हेमंत, सचिन और प्रदीप के साथ निमेश पांडे ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों का हाथ होने की भी थ्योरी बनाई जा रही थी। लेकिन सच क्या था, ये निमेश पांडे के मिलने तक महफूज था। इसी दौरान अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी से निमेश से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई जो कि पुलिस की इस थ्योरी में एक घुमाव ले आई। सर ये अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी वाले तो निमेश के बारे में काफी अच्छा बोल रहे हैं। इनफैक्ट 1 साल पहले इसी एजेंसी के साथ काम करते हुए उसने एक लूट होने से बचाई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर बैंक का 7 करोड़ रुपया उसने गैंग से बचाया था सर। इस काम के लिए बैंक ने और एजेंसी ने उसको 11,000 रुपए इनाम भी दिए थे। इस केस की सारी डिटेल मैंने आपको मेल की है। अगर ये निमेश इतना ईमानदार था तो फिर कैश वैन लेके गायब कहाँ हो गया? सर हो सकता है कि निमेश ये काम अपनी मर्जी से ना कर रहा हो बल्कि किसी के प्रेशर में कर रहा हो। और सर ये भी हो सकता है कि इस केस में सचिन, प्रदीप और हेमंत इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो। सर बैंक से नारायण मूर्ति का फोन आया है। त्यागी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। यस मिस्टर मूर्ति। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था सर। जेनेट एजेंसी गेव अस रॉन्ग रिपोर्ट सर। तो निमेश जो वैन ड्राइव कर रहा था उसमें बैंक का 10 करोड़ रुपया नहीं सर, उसमें बैंक का 22 करोड़ रुपया था सर। व्हाट?
वैन में 22 करोड़ रुपए थे। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर जेनिथ एजेंसी को हमने टोटल 29 करोड़ रुपए दिए थे अलग अलग एटीएम में जमा करने के। ये उसका हैंडओवर फॉर्म विद कस्टोडियन हेमंत सिग्नेचर और ये एटीएम का रिसीट सर। सर उन्होंने एक वैन में 3 करोड़, दूसरा वैन में 4 करोड़ और एक लास्ट वैन में 22 करोड़ रुपए लोड किए सर, विच इज़ अगेंस्ट लॉ सर, बिकॉज पर वैन ओनली 10 करोड़ रुपीज़ अलाउड सर। ऊपर से हर वैन के लिए अलग अलग कस्टोडियन होना एकदम ज़रूरी बाय लॉ, बट दिस जेनिथ एजेंसी हैड ओनली 1 कस्टोडियन फॉर ऑल द 3 वैन सर। और वो हेमंत कस्टोडियन ने हमको रॉन्ग रिपोर्ट दिया सर कि वो लास्ट वैन में ओनली 10 करोड़ रुपीज़, बल्कि वो लास्ट वैन में 10 करोड़ नहीं, बैंक का 22 करोड़ रुपीज़ है। तो आपको लगता है कि कस्टोडियन हेमंत ने ये 22 करोड़ रुपए गायब किए हैं? हाँ सर, मेरे को इतना कहने का है कि वो खाली अकेला हेमंत कस्टोडियन का काम नहीं हो सकता है, उसका बॉस के सपोर्ट के बिना सर। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक कैश वैन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश रखना अलाउड नहीं है और कैश वैन में ड्राइवर के साथ एक गनमैन और कस्टोडियन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा इन सभी नियमों की अनदेखी की जा रही थी और अब यह भी सामने आया था कि उस कैश वैन में 10 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपए थे। लेकिन क्या इस 22 करोड़ रुपए की लूट में वाकई निमेश पांडे की कोई भूमिका थी या फिर वो जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का शिकार भी हुआ था? और इसी बीच निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में एक्टिव रहता था। हाँ गौतमी, कंजावला से कोई लीड मिली जहां वो वैन 12 मिनट के लिए रुकी थी? सर फिलहाल एक जगह से कोई लीड नहीं मिल पा रही है, लेकिन पता चला है डीटीसी बस का टिकट जो हमें निमेश के कपड़ों से मिला वो बवाना उत्तम नगर बस का है, जो आज सुबह ही बवाना डी ब्लॉक से जनकपुरी के लिए काटा गया था, जहाँ पर जेनिथ एजेंसी का ऑफिस है। ये निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में भी निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में ही एक्टिव रहता था, यानी कि जहांगीरपुरी से शिफ्ट होने के बाद वो आजकल बवाना के डी ब्लॉक में ही कहीं रह रहा होगा। बवाना से कंजावला ज्यादा दूरी पे नहीं है। गौतमी फौरन बवाना पुलिस से कांटेक्ट करो और अपनी एक टीम के साथ बवाना के डी ब्लॉक का हर दरवाजा खटखटाओ, शायद इस निमेश के बारे में वहीं से कुछ पता चले। ओके सर। निमेश के करंट रेजिडेंशियल एड्रेस का पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और इसी बीच यूपी की बलिया पुलिस निमेश के नेटिव एड्रेस बलिया में निमेश की मां से मिली और जल्द ही साफ हो गया कि निमेश पांडे आजकल दिल्ली बवाना में ही रह रहा था। सर वो रहा निमेश का घर। तूने हमें यह बोला था कि वैन से 10 करोड़ रुपए गायब हुए, लेकिन पूरे 22 करोड़ रुपए तुमने गायब किए हैं। और कौन कौन है इस कांड में तेरे साथ मिला हुआ? और ये निमेश कहां पर है? सर मुझे नहीं पता निमेश का। सर आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एक्सप्लेन तो अब हम करेंगे कि तेरे ऊपर चार्ज कौन कौन से लगेंगे। सर मैंने जो कुछ नारायण सर को बोला है वो सचिन सर के कहने पे बोला है। हेमंत, ये मेरी बात ध्यान से सुन। अगर उस नारायण मूर्ति का फोन आया तो उसको कहियो कि वैन में सिर्फ 10 करोड़ रुपए थे। और भाई जी, अरे तू अपनी राम कहानी ना सुना मेरे को, जैसा समझा रहा हूँ वैसा कर, समझ गया? सर सचिन सर ने मुझे झूठ बुलवाया था। हाँ जी सर, मैं मानता हूँ कि हेमंत को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एंड पे निमेश और वैन तक पहुँच जाऊँगा और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। निमेश पांडे कहाँ है? निमेश जी नहीं है घर पे। सारा घर सर्च करो। सर्च करो मतलब? हमने कहा ना निमेश जी नहीं है, वो ड्यूटी पर है। आपको चाहिए तो आप फोन करके पता कर लो। नंबर दे उसका। 789121 ये नंबर बंद कर रखा है उसने। दूसरा नंबर दे। अरे साहब दूसरा नंबर कहाँ से आएगा, एक ही नंबर है उनके पास। अच्छा ये बता, आज 2 से 3 के बीच में वो यहाँ आया था? नहीं साहब। निमेश पांडे कहाँ है, सच बोल। और वो 22 करोड़ रुपए कहाँ छिपा के रखे हैं तूने? 22 करोड़? कहाँ के 22 करोड़? कौन से 22 करोड़? आप कहाँ बोल रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतमी इस औरत पर नजर रखो। इसका फोन नंबर मैं सर्विलांस पर डलवाता हूँ, हो सकता है ये निमेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। इतना बड़ा इल्जाम, वो भी इतने ईमानदार आदमी पे। हे भगवान, हमको तो निमेश जी का बहुत फिक्र हो रहा है, उनकी रक्षा करना। अम्मा आज रात तो हम घूमने जाने वाले थे ना। दरवाजे पर पुलिस बैठी है और तुम्हें घूमने जाने की पड़ी है। कहाँ जाकर मरेंगे? और ऊपर से निमेश जी,
पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैडम जी, उन्होंने किसी के 22 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं, झूठा इल्जाम लगाया उन पर। निमेश पांडे कहाँ था, क्या इसकी जानकारी वाकई कोमल को थी? लेकिन फिलहाल पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं थी जिससे ये साफ हो सके कि कोमल अपने पति निमेश के बारे में कुछ भी जानती होगी। तो फिर लूट का करोड़ों रुपया कहाँ था? यह अब भी निमेश पांडे की तलाश पर निर्भर था। लेकिन लूट के 7 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। गनमैन प्रदीप, कस्टोडियन हेमंत और जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन बार बार इस लूट में अपनी भागीदारी से इनकार कर रहे थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इस लूट में सिर्फ इन तीनों की ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों की भी भागीदारी हो सकती है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए निमेश, प्रदीप, हेमंत और सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबरों को जांचा परखा जा रहा था। निमेश पांडे अब कहां था और किस हाल में था, यह फिलहाल रहस्य ही बना हुआ था। कहाँ जा रही है? वो मैडम, बच्चे भूखे हैं इसलिए बिस्किट। बैठो, इसे जो चाहिए लाके दे दो। सर, हेमंत, सचिन और प्रदीप इन तीनों को तोड़ा, लेकिन ये अब भी वही राग आलाप रहे हैं। सर, इनके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर भी नहीं मिला जिसके उनका कनेक्शन बवाना या कंजावला से हो। सिंह, एक काम करो, इन तीनों को एक ही सेल में बंद करो और मॉनिटर करो। हो सकता है तीनों आपस में कोई ऐसी बात करें जो हमारे काम की हो। ओके सर। और हाँ, निमेश का फोटोग्राफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल सब पे सर्कुलेट करवाओ। वहाँ एक अपना टोल फ्री नंबर छोड़ो, उनसे अपील करवाओ कि जिस किसी को भी निमेश के बारे में जानकारी हो इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म करें। शायद इससे हमें निमेश तक पहुँचने में कोई मदद मिले। ओके सर। $22 करोड़ की इस लूट को हुए 9 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन फिलहाल पुलिस को न कैश की कोई लीड मिली थी और न ही निमेश की। और अब निमेश पांडे तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद ली जा रही थी। ये वही निमेश पांडे है जो उस कैश वैन का ड्राइवर है जो एलएनसी कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम में कैश जमा करने के लिए निकली थी। लेकिन अब निमेश वैन के 22 करोड़ कैश के साथ फरार है। अगर आप में से किसी को भी इस बात की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। मैडम जी, आप लोग खामखा निमेश जी को बदनाम कर रहे हैं। वो हमसे बिना पूछे खैनी भी नहीं खाते। उनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं, बहुत ही दब्बू इंसान है। एक बार केस निपट जाए बस। तुम दोनों को ऐसा ब्लैक लिस्ट करूंगा ना मैं, साला नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें दरवाजे पे खड़ा नहीं करेगा अपने। ओ भाई, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारे चक्कर में मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया। साला इस एजेंसी की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में झूठ बोला तो खुद ही फंस गया। यार ये जो ड्राइवर है निमेश, इसे तुम लोगों के साथ रहता था ना ज़्यादा, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताता था फील्ड में। भैया तुम्हें कुछ पता है यार, बता दो यार, नहीं तो ये पीटते रहेंगे। आप देख क्या हालत कर दी हमारी। देख भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि निमेश एक ईमानदार आदमी था, इसीलिए तो उसकी वैन में 22 करोड़ डाले। अरे हाँ, इसीलिए तो दुनली छोड़ के आए थे वैन में हम। साला हमको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि निमेश बाबू वैन लेके उड़ गया। 22 करोड़ रुपए, साला 22 करोड़ रुपए के जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा क्या? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता? अरे दारू वोडका वही पी के तो गलियाता था आपको। पूरा कंपनी अपना फ्रस्ट्रेशन 7 मैजिक पी के निकालता था। सैलरी तो देते नहीं है टाइम पे, बात बना रहे। लेकिन उसको सैलरी मिले ना मिले, लेकिन महीने में एक बार 7 मैजिक चाहिए। बीवी का चिक चिक हो, काम का प्रेशर हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन वो 7 मैजिक में ना अपना सुकून ढूंढ लेता था। ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी और कंपनी की गलती है। साला इतना प्रेशर का काम है, सैलरी टाइम पे देते नहीं है। कांड तो होना ही था। या खुद अंदर पड़े, तुम्हें सैलरी पड़ी हुई है। सर, जेनिथ एजेंसी से की गई पूछताछ में यह सामने निकल कर आया था कि निमेश काफी ईमानदार इंसान है। लेकिन सर, इस एजेंसी का एक इशू है वर्कर के साथ। क्या इशू? सर, इस एजेंसी में काम करने वाले किसी भी वर्कर को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। जाके निमेश का ईमान डोलने की एक वजह यह भी हो सकती है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि निमेश का साथ हेमंत और प्रदीप इन दोनों ने दिया हो। और यह भी हो सकता है कि निमेश का साथ किसी बाहर वाले ने दिया हो, जिनकी मदद से सिर्फ 12 मिनट में कैश वैन से 22 करोड़ की पेटियां ठिकाने लगा दी गई। सर, कैश टैंक कंजावला करीब 2:30 बजे पहुंची, जहां ये 12 मिनट होती है। सर, सारे कैश टैंक यहीं अनलोड किए गए। सर, कंजावला से बवाना 10 किलोमीटर की दूरी पर है,
लेकिन सर हमें अभी तक इस बात की कोई लीड नहीं मिली है कि सारे कैश ट्रंक जो अनलोड किए गए हैं वो कंजावला में किस जगह किए गए हैं, और ना ही सर कोई इसका लीड मिला है कि सारे कैश ट्रंक कंजावला से बबाना निमेश के घर पे ले जाए गए हों। सर और तो और निमेश की बीवी के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। लीड तो हमें दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से भी निमेश के बारे में कोई नहीं मिली। अब पैसा दिल्ली के अंदर है या दिल्ली से बाहर चला गया, ये तभी पता चलेगा जब निमेश को लीड मिलेगी। क्या कि वो वैन के गनमैन प्रदीप ने हमें बताया था कि निमेश 7 मैजिक वोदका पीना पसंद करता था। साला 22 करोड़ रुपया की जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता। अरे दारू वोडका वही पी के तो गल आता था आपको। एक काम करो जी, कंझावला से बवाना के बीच में जितने भी लिकर शॉप्स हैं सब में चेक करो। इसका मतलब निमेश कंझावला से बाहर नहीं बल्कि कंझावला के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। एक काम करो सर, कंझावला और बवाना के बीच में जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं सब में पता करो, शायद वहां से इस निमेश के बारे में हमें कुछ पता चले। ए भैया। हाँ भैया। तनी चंपी कर दोगे? अरे क्यों नहीं कर देंगे, बैठिए, हम चंपी करने के लिए तो बैठे हैं। ऑयल कौन सा लगा दूं भैया? वो टीवी में आता है ना ठंडा तेल का प्रचार। अरे ठंडा है ना हमारे पास, ठंडा। थोड़ा ये इधर करो ना। ये लो 50 रुपये भैया। काहे का 50 रुपये? 1 घंटा मसाज किए हैं आपकी, 100 रुपये दीजिए। अरे नाराज काहे होते हो? ये लो पूरा 100। कबीर और रिमझिम के लिए तो खरीदारी कर लिए, कोमल के लिए क्या खरीदें? भैया ये कितने का है? भैया 1200 का। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। इसमें क्या, ये तो खाली जाली है। एक बार लेकर जाओ, आपकी बीबी खुश हो जाएगी। अच्छा, बीबी खुश हो जाएगी? बिल्कुल। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले तंदूरी चिकन पैक करा के ले गया है यहाँ से। अरे भैया आपका चिकन तंदूरी रेडी है? बन गया? हाँ। कड़क बनाए है ना? एकदम मस्त, खा के तबीयत हरी हो जाएगी। ए भैया इधर आइए, ये रखिए। सर उसका बिल तो 500 रुपये का था, लेकिन जाते वक्त उसने 2 वेटर को 500 रुपये टिप भी दिया था। किस डायरेक्शन में गया था? इस साइड गया सर। निमेश ने जिस दुकान से वोदका खरीदी थी वो कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, और वो ढाबा भी। सर मुझे लगता है निमेश कंजावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही कहीं छिपा है। सारा का सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। पुलिस ने जब इंडस्ट्रियल एरिया में पूछताछ और छानबीन की तो जल्द ही एक इंफॉर्मेशन सामने आई। हेलो साहब, क्या हुआ साहब? ये आदमी का है? ये आदमी तो अंदर सो रहा है साहब। चाबी दो। ये लीजिए साहब।
है हट। लूट के करीब 12 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार निमेश पांडे को एलएनसी बैंक के कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ तो निमेश बाबू, खेल खत्म, कहानी शुरू। साहब, हम तंग आ चुके थे अपनी जिंदगी से। 12-12 घंटे इधर से उधर पैसे पहुंचाना, इतना जोखिम भरा ड्यूटी करने के बाद भी हमारा सैलरी समय पे नहीं मिलता था। साहब, जब प्रदीपा पेशाब करने के लिए वैन से नीचे उतरा तो इतना सारा पैसा देकर हमारा नीयत टूट गया। हम वैन लेके बिना कुछ सोचे समझे भाग गए साहब। हम वैन लेके सीधे कंजावला चले गए। वहाँ जो गार्ड काम करता है वो हमारे गांव का है। हम उसको बोले कि ये सामान अपने पास एक रात के लिए रख लो, कल हम सीधे गांव लेके चले जाएंगे। इसका मतलब वो गार्ड भी तेरे साथ मिला हुआ है? नहीं साहब, उसको तो पता भी नहीं कि उसमें पैसा था। हम इस पैसे को बोरे में भर के अपने बीवी बच्चों के साथ सुबह वाली बस से अपने गांव बलिया जाने वाले थे। तू 22 करोड़ रुपया बोरे में भर के सुबह वाली बस से गांव जाने वाला था? सर, जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें 11,000 रुपये कम है। साहब, वो 11,000 हमने खर्च कर दिए, अपने बीबी बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लिए। ए साहब, इतना सारा पैसा हम अपनी जिंदगी में कभी खर्च नहीं किए। जब पैसा हमारे कब्जे में आया ना साहब, तो हमको लगा हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर समय है। लेकिन तूने अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू यहां रहेगा, उनके लिए कमाएगा कौन? अगर अपनी मेहनत की कमाई में संतोष कर लेता तो आज तुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। साहब, आप कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा पाप करे, लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि बैंक वाले हमको लोन दें। हम 4-4 बार बैंक में गए। हमको अपने बच्चे की फीस भरनी थी साहब, लेकिन जानते हैं बैंक वालों ने क्या कहा कि हम लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। हमको भगा दिया। अब आप ही बताओ साहब, जब किसी गरीब आदमी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो आदमी भटकता ही है ना साहब। हमारे आसपास काम करने वाले चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड्स, घर पर मदद करने वाले लोग और दूसरे कई वर्कर्स जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई योजनाएं नहीं है और ना ही उन्हें उपयुक्त मेहनताना मिल पाता है। और इसके बावजूद अगर उन्हें वो तनख्वाह भी वक्त पर ना मिले तो यह गैर जिम्मेदाराना रवैया हम सब की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि निमेश पांडे से भूल हुई, गलती हुई, लेकिन वो अपने आप में एक अपराध है और इसका खामियाजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा, जो उसके जेल जाने के बाद अपने गांव बलिया शिफ्ट हो गया। माना कि हम हर किसी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि हम अपने लिए और हमारे आसपास काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील हों, उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।